इलॉन खुद कहते हैं कि स्पेसएक्स का हर डिसीजन मार्स पर पहुंचने के लिए। स्पेसएक्स की टीम स्टारशिप बूस्टर के लिए भी सेम टाइप के लैंडिंग लेग्स बनाने का प्लान करती है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। अब उनके टीम को इस इंजन पर काम करना शुरू करके 1 महीना भी नहीं होता है कि इलॉन आकर कहते हैं कि इसको भी छोड़ो और फिर से रैप्टर पर काम करना शुरू कर दो। और पता है इलॉन ने ऐसा क्यों किया था? लेकिन अब सवाल ये आता है कि इलॉन मस्क अगर मार्स को कॉलोनाइज भी करते हैं तो इसका फायदा किसको होने वाला है? इलॉन के स्पेसएक्स की वैल्यूएशन आज $350 बिलियन है। ये कंपनी भले ही रॉकेट्स वगैरह बनाती है, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल क्या है पता है? मार्स को कॉलोनाइज करना। अब मार्स पर जाना मतलब कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, उसके लिए ऑब्वियसली बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगने वाले हैं। इसीलिए इलॉन ने स्पेसएक्स के अंडर नासा, कई दूसरी कंट्रीज और कई प्राइवेट कंपनीज के सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया ताकि एक रेवेन्यू सोर्स भी जनरेट हो जाए। लेकिन इलॉन ने देखा कि ये सैटेलाइट लॉन्चिंग बिजनेस का मार्केट साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, और तभी इलॉन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ग्लोबली हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। सो ही थॉट कि अगर इस $1 ट्रिलियन मार्केट में से 3% मार्केट भी स्पेसएक्स कैप्चर कर लेती है तो वो $30 बिलियन होगा, जो कि नासा के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जनवरी 2015 में इलॉन ने एक नई कंपनी शुरू की, स्टारलिंक। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया में जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स है वो ऑलमोस्ट सभी अंडरग्राउंड केबल्स और मोबाइल टावर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन इलॉन मस्क का ये प्रोजेक्ट स्टारलिंक बिल्कुल इसके उल्टा है। स्टारलिंक के लिए इलॉन ने 6500 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेज दिए, यानी यहाँ पर केबल्स और टावर्स का कोई लेना देना ही नहीं है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा? देखो इनकी ऐसी एक डिश आती है जिसको ये लोग डिशी बोलते हैं, और साथ में एक राउटर भी आता है। आपको बस इस डिशी को टेरेस पर या घर के किसी ओपन ग्राउंड पर लगा देना है और पावर ऑन करना है। उसके बाद ये डिशी ऊपर स्पेस में स्टारलिंक के सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगी और राउटर के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। स्टारलिंक ऑलरेडी यूएस, यूके, स्पेन जैसे 100+ कंट्रीज में शुरू भी हो चुका है, और हो सकता है कि इंडिया की टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी इलॉन मस्क को जल्द ही लाइसेंस ग्रांट करेगी। इससे डेजर्ट्स, ओशंस, फॉरेस्ट, रिमोट विलेजेस ऐसी कई जगहों पर जहां पर आज तक कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं पहुंच पाई है, वहां पर स्टारलिंक पहुंच जाएगा। और पता है ये सब करने का पर्पस क्या है? पैसा कमाना? ऑब्वियसली यस, लेकिन ये पैसा कमाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उनके मार्स मिशन के लिए। और इलॉन खुद कहते हैं कि स्पेसएक्स का हर डिसीजन मार्स पर पहुंचने के लिए है। इसी मार्स मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए स्पेसएक्स ने सितंबर 2017 से ही स्टारशिप नाम के एक रॉकेट पर काम करना शुरू कर दिया था, जो आज बनकर रेडी हो गया है। एंड लेट मी टेल यू कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। अब इतने हैवी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च पैड की भी जरूरत पड़ने वाली थी, तो इसके लिए टेक्सास में बोका चिका को चूज किया गया, और यहीं पर स्पेसएक्स की एक न्यू लॉन्च फैसिलिटी शुरू की गई जिसको स्टारबेस कहा जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले थोड़ा ये समझते हैं कि ये स्टारशिप एक्चुअल में काम कैसे करती है। देखो ये है स्टारशिप और ये है इसका बूस्टर, जिसमें 33 इंजन्स लगे हुए हैं। बूस्टर का काम होता है कि स्टारशिप को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर भेजना, और इसके बाद ये बूस्टर फिर से अर्थ पर वापस आ जाता है। पर कुछ टाइम पहले तक वो लैंड होने से पहले ही हवा में ब्लास्ट हो जाता था। लेकिन देखो इलॉन चाहते थे कि कम पैसे और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च हो, इसीलिए स्पेसएक्स ने 2015 में रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाया, जिसमें रॉकेट के जो बूस्टर होते हैं वो अपने लैंडिंग लेग्स की हेल्प से वापस लैंड कर जाते हैं, और इससे उस बूस्टर का फिर से रीयूज किया जा सकता है, जो पहले जैसे हवा में ब्लास्ट नहीं होता। मतलब कि टाइम और मनी दोनों सेव हो जाते हैं। तो अब 2020 में स्पेसएक्स की टीम स्टारशिप बूस्टर के लिए भी सेम टाइप के लैंडिंग लेग्स बनाने का प्लान करती है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। देखो जो स्टारशिप रॉकेट था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेवी था, और अगर उसमें लैंडिंग लेग्स अलग से लगा देंगे तो उसका वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर रॉकेट ही इतना ज्यादा हेवी होगा तो वो स्पेस में कम पेलोड कैरी कर पाएगा, जो कि स्पेसएक्स के लिए एक नेगेटिव चीज थी। तो इलॉन ने इस पर एक बहुत ही अतरंगी आइडिया निकाला। उन्होंने सोचा कि जिस टावर की हेल्प से स्टारशिप लॉन्च हो रहा है उसी टावर की हेल्प से बूस्टर को वापस कैच कर लेंगे, जो कि पहले उन्हें लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने ये करके दिखाया। अभी कुछ दिन पहले की ये वीडियो आप सबने देखी ही होगी। स्पेसएक्स में रैप्टर नाम के एक इंजन पर काम चल रहा था, जो कि स्टारशिप में यूज होने वाला था। अब ये जो रैप्टर इंजन था उसकी करंट डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जिसके चलते इसे मास मैन्युफैक्चर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी था। एक रैप्टर को बनाने के लिए अराउंड 16 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। तो अगस्त 2021 में इलॉन ने रैप्टर के प्रोजेक्ट हेड को ही फायर कर दिया और प्रोजेक्ट को खुद के हाथ में ले लिया, और आते ही उन्होंने ये टारगेट सेट कर लिया कि रैप्टर इंजन की कॉस्ट जो 16 करोड़ रुपए आ रही थी उसको 10 गुना कम करके 1.6 करोड़ रुपए पर लाना है। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी रैप्टर इंजन की कॉस्ट कम नहीं हो
हो पा रही थी। तो इलॉन ने अपने टीम से कहा कि रैप्टर को छोड़ो, अब 1337 नाम के एक नए इंजन पर काम करना शुरू कर दो। ये इंजन रैप्टर से भी ज्यादा पावरफुल और कम कॉस्ट में होने वाला था। अब उनके टीम को इस इंजन पर काम करना शुरू करके 1 महीना भी नहीं होता है कि इलॉन आकर कहते हैं कि इसको भी छोड़ो और फिर से रैप्टर पर काम करना शुरू कर दो। और पता है इलॉन ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी से वो अपना और अपनी टीम का फोकस करंट प्रोडक्ट के ही एडवांस वर्जन पर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे टीम अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़कर और भी क्रिएटिवली सोच पाती है और नए नए आइडियाज जनरेट कर पाती है। इलॉन के इसी अतरंगी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से रैप्टर इंजन, जो पहले बहुत एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर था, उसको स्पेसएक्स ने कुछ ही महीनों में असेंबली लाइन पर बनाना शुरू कर दिया और वो आज एक दिन में 1 से ज्यादा रैप्टर इंजन बनाते हैं। एंड अगेन लेट मी टेल यू कि स्पेसएक्स का हर एक एफर्ट सिर्फ और सिर्फ मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इलॉन मस्क अगर मार्स को कॉलोनाइज भी करते हैं तो इसका फायदा किसको होने वाला है? देखो 2014 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इलॉन ने कहा था कि मार्स ट्रिप के लिए एक इंसान को अराउंड $5 लाख का खर्चा आएगा और ये खर्चा सिर्फ ट्रिप का है, वहां पर शिफ्ट होकर रहने का खर्चा अलग होगा। इलॉन का प्लान है कि 2050 तक 10 लाख लोगों को मार्स पर रहने के लिए भेजा जाएगा, यानी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 800 करोड़ है उसमें से सिर्फ 0.01% लोग ही मार्स पर जा पाएंगे। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई फिर इलॉन के इस मार्स मिशन का हम जैसे आम लोगों क्या फायदा? सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों को ही इसका फायदा होगा। तो देखो अगर आप इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो ये एक बहुत बड़ा टेक रिवॉल्यूशन ला सकता है। पर कैसे? सी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्टारलिंक भी कहीं ना कहीं इसी मास मिशन के आइडिया से ही डेवलप हुआ है, जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। रीयूजेबल रॉकेट्स की वजह से फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल सस्ता हो जाएगा और इसके अराउंड कई सारे बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं। इवन इसी मार्स मिशन की वजह से स्पेस माइनिंग करके एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं, जो कि आगे इंसानों के ही काम आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये मार्स मिशन अपने आप में एक इतना बड़ा इनोवेशन है जो लाखों करोड़ों एस्पायरिंग इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करेगा कि अगर स्ट्रैटेजिकली काम किया जाए तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है।